25 प्रश्नों का मैथ का टेस्ट सीरीज चल रहा है। चाहे कोई भी आप एग्जाम दीजिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार एसएससी, कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, मैथ ऐसा चीज सब्जेक्ट है कि अगर आप एक बार अच्छे तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इसका मतलब है कि फिर आप किसी भी प्रकार का अगर एग्जाम में आप बैठते हैं तो आप मैथ बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल ही बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं कोई भी आपको अगर सवाल बताता हूं तो जो सबसे आसान तरीके होते हैं मैं वही प्रयास करता हूं बताने का। आपको ऐसे मैथ बनाने के बहुत तरीके हैं। मैथ एक विधि से नहीं बनते, मैथ बनाने के 4-5 विधि हो सकते हैं। एक ही मैथ को आप 5 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन जो हमें लगता है कि नहीं ये आसान मेथड है जो एग्जाम में अप्लाई करने लायक है, वही मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा महत्व होता है समय का, कि कम समय में कौन बना पाता है। और आज का पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 33 है। और ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का योगफल 33 है, यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ 72 और 3 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना है। इसमें 2-3 प्रकार का सवाल बनते हैं। पहले हम इसको देखिए बनाते हैं एग्जाम के व्यू से। अगर कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं कि दो संख्या में एक संख्या ए मानते हैं और एक संख्या बी मानते हैं। तो ये दोनों संख्याओं को कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल जो कह रहा यानी ए प्लस बी का जो मान कह रहा वो कह रहा कि 33 होना चाहिए। उसके बाद में कहा कि इसका जो एलसीएम है वो 72 है दोनों संख्याओं का, और इसका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कह रहा है कि इसका जो एचसीएफ है वो 3 है। तो देखिए, एक तो मेरा माइंड काम करेगा कि 73 को जितना जल्दी हो सके तोड़ दें कि उसका एचसीएफ 3 है और एलसीएम 72 है। तो एक तो मेरा माइंड काम करेगा कि इसको 9 प्लस अगर हम 24 करेंगे तो 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33 होगा। ऐसे 20 प्लस 13 भी 33 होंगे, 30 प्लस 3 भी 33 होंगे। लेकिन आपका एचसीएफ 3 आना चाहिए। उस संख्या को ऐसा तोड़िए और जोड़ने पर दोनों संख्या 33 होना चाहिए और एलसीएम 72 आना चाहिए। और अगर ऐसा आप तोड़ देते हैं तो एग्जाम में जो प्रोसेस से बनाएगा, और इस चीज़ को आप जो शॉर्टकट कर दिए 24 और 9 सोच लिए, डायरेक्ट आपको अगर माइंड में हिट हो गया, इसका मतलब है कि बहुत ही कम समय में आप इसको बना लीजिएगा। 24 मतलब एक संख्या 9 मान लिए और एक संख्या 24, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 33 होगा। अब एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो बिल्कुल 3 आएगा। ये दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो बिल्कुल 72 आएगा। आप निकाल के देखिएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 24, ये दोनों संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा था। तो इसका जो अंतर होंगे 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। यही आपका आंसर होंगे। सर आप डायरेक्ट सोच लिए। देखिए, बनाते बनाते आपको मैथ एक तरह से हैबिट हो जाते हैं कि उस चीज़ों को माइंड में आपको जल्दी हिट हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर इसी को मेथड से बनाता तब कैसे बनाता। तो मेथड से अगर बनाते आप तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता, मानना पड़ता कि पहली संख्या को अगर ए मानते हैं, दूसरी संख्या को बी मानते हैं, तो जो एचसीएफ 3 कह रहा तो एचसीएफ 3 पहली संख्या में ही होगा और दूसरी संख्या में भी शामिल होगा, क्योंकि एचसीएफ दोनों संख्या में शामिल होते हैं। तो ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 3b। एक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। एक तो हम आपको सोच मतलब कि माइंड से आप सोच सकते हैं जिससे बता दिए, और एक कॉन्सेप्ट से है। दो संख्या मान लीजिएगा, एक संख्या a एक संख्या b। जो एचसीएफ दिया हुआ रहेगा यहाँ भी लिख दीजिएगा, यहाँ भी लिख दीजिएगा, क्योंकि एचसीएफ दोनों में होते हैं। तो 3a और कितना 3b। अभी दोनों संख्याओं का योगफल कितना कहा कि 33 है। अगर 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस b बचेगा और बराबर कितना होंगे 33। एक कट जाएंगे, 11 तिया कितना 33, यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया 11 आ गया। कितना 11। एलसीएम कह रहा है कि 72 है। तो जो एलसीएम 72 होता है, तो अगर बताइए संख्या ए और संख्या बी, तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो बताइए एलसीएम कितना होगा, तो ए भी होगा। और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। तो बताइए यहाँ बराबर कितना लिखेंगे 72। ये ध्यान में रखिएगा, जब दो संख्या ए और बी माने हैं तो ये दोनों का योगफल 33 कह रहा था, तो एचसीएफ वाला यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद में एलसीएम 72 कहा था, तो ए और बी का एलसीएम ए भी होंगे। सर संख्या तो आप ए माने थे, बी माने तो ए भी होना चाहिए। नहीं, आपका एचसीएफ दिया हुआ तो एचसीएफ दोनों में शामिल होता है। तो 3 और 3 का एलसीएम कितना होंगे, 3 होंगे। अब यहाँ से काटेंगे तो 24 दिया कितना होगा 72, यानी ए और बी बराबर कितना आ गया 24 आ गया।
अब यहाँ से देखिए, इस संख्या को a गुना b बराबर 24 आ गया। अब इसको ऐसा तोड़िए जो अभाज्य युग्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य युग्म होना चाहिए। अभाज्य युग्म कहने का मतलब उसका HCF जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दो संख्या में इसको ऐसा तोड़िए, तो इसको गुना करना है। तो गुना करने के लिए अगर हम 1 गुना 24 लिखेंगे तब भी, अगर बताइए पहली संख्या 1 माने, दूसरी संख्या b 24 माने, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। कोई कहेगा सर 2 गुने 12 करेंगे तब भी 24 आ जाएगा। कोई कहेगा 3 गुने 8 करेंगे तब भी 24 हो जाएगा। 4 गुना 6 करेंगे तब भी 24 हो जाएगा। और भी हो सकता, फिर तो आगे रिपीट हो जाएगा 6 गुना 4। तो ये सबसे आप 24 ला सकते हैं, ये दोनों को गुना करके। तो बताइए क्या ये सभी संख्या होंगे? आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाता कि बताइए कितने युग्म हो सकते हैं, ये भी सवाल पूछता, तो आपको यहीं से जवाब देना है। और जब युग्म पूछा जाता है तो वैसे संख्या का युग्म होता है जिसका HCF 1 होना चाहिए, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या इसका HCF 1 होगा? नहीं होगा। तो 24 आ रहा है लेकिन इसका ये युग्म नहीं होगा, तो इसको मिटा दीजिए। ये 2 12 है, इसका HCF 1 होगा? नहीं होगा, तो इसको भी मिटा दीजिए। ये दोनों का HCF 1 होगा, मतलब संख्या या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा। अगर इसी प्रश्न में हमें युग्म पूछता तो 2 युग्म इसका संभव था। अब संख्या निकालेंगे तो कोई इससे निकालेगा, कोई इससे निकालेगा। अगर आप इससे निकालना चाहते हैं कि सर 1 और 24 है, अगर संख्या में यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, यहाँ से भी संख्या निकलेगा। लेकिन जो आपको प्रश्न कह रहा था फिर वो फुलफिल यहाँ से नहीं हो पाएगा आपको। तो बताइए अगर मान लीजिए कि यहाँ से निकालते हैं तो HCF 3 था, तो इस संख्या में अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। इस संख्या में 3 से गुना करेंगे तो बताइए 72 होगा। क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 33 आएगा? नहीं आएगा, अगर ये दोनों आप संख्या मानते हैं तो। लेकिन यहाँ से निकालते हैं, अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 3 9 होगा, और यहाँ 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 24 होगा। अभी दोनों को जोड़िए, दोनों संख्या बिल्कुल 33 आ रहा होगा। इसका मतलब है कि एक संख्या 9 और एक संख्या कौन होगा? 24 होगा, और ये दोनों को अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो ये तो आपका बिल्कुल बेसिक से था, बेसिक तरीका है। लेकिन आपको क्या करना है, इतना लंबा नहीं करना है। अगर संख्या छोटी होता है तो उसको तोड़ने का प्रयास करिए, जल्दी बनाने का उसको प्रयास करिए, नहीं तो बनाने के बहुत तरीके हैं। चलिए, और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, युग्म वाला भी पूछा जाता है, युग्म में बच्चे बहुत फंस जाते हैं। तो ऐसे सवालों को आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसका एक स्पेशल वीडियो हम आपको बना देंगे। अभी आइए अगला, क्योंकि 25 सवाल होते हैं, इसमें हमको बहुत फास्ट करना रहता है, बताना पड़ता है। अगला सवाल कर रहा है, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग पैदल, 2/5 भाग साइकिल से और 1/5 भाग बस द्वारा तय करता। शेष दूरी को वह कार द्वारा तय करता है। यदि कार के द्वारा 108 किलोमीटर दूरी तय किया हो तो उसको कुल यात्रा की लंबाई कितना? देखिएगा, P से पैदल कर देते हैं, मतलब P से पैदल जो गया कितना? 1/8 भाग गया है। पैदल कितना? 1/8। साइकिल से कितना? 2/8। सी से साइकिल 2/5। उसके बाद में 1/4 भाग बस से, तो एक बस को कर देते हैं B, 1/4 बस से गया है। और नियत राशि में कह दिया कि जो बस से बाकी जो दूरी है वो कार से गया है। तो जो कार से गया वो जो दूरी दिया हुआ कार से कितना किलोमीटर? 108 किलोमीटर शेष दूरी गया। हम लोग भी देखते हैं। तो ऐसे सवालों में आपको नीचे वालों को एलसीएम निकाल लेना। 5, 4 और 8 का एलसीएम कितना होंगे? तो 5, 4, 8 का एलसीएम कितना होगा? 40 होगा। यानी टोटल अगर दूरी की बात किया जाए, कुल दूरी की बात किया जाए तो कितना होगा? 40 होगा। अब बताइए पैदल कितना गया है? तो 1/8 इसका निकालेंगे तो बताइए 5 आएगा यहाँ, मतलब 5 किलोमीटर गया। इसका 2/5 निकालेंगे तो 16 आएगा, मतलब यहाँ 16 गया है। इसका 1/4 निकालेंगे तो 10 आएगा। टोटल जोड़ लेते हैं, 16, 5, 21 और 10 कितना? 31। तो बताइए 31 किलोमीटर चल दिया तो बाकी कितना किलोमीटर बचा? 9 किलोमीटर। किताब कहा है कि 108 किलोमीटर कार से, हम लोग कहेंगे तो 9 किलोमीटर। टोटल दूरी निकालना है यात्रा का, तो 40 से गुना। बताइए 12 नामा 108 और 12 चौके 48, यानी जो टोटल दूरी था यात्रा का 480 किलोमीटर था। जो ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा वो ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है? ए में मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करा, यदि A का भाग B के भाग का 2/3 तथा B का भाग C के भाग का 3/4 हो तो A अनुपात C क्या है? ये देखिए, इसमें आप रेशियो निकालना है। A का जो भाग है वो B का 2/3 है,
ए का जो भाग है वो बी का कितना है 2/3 है। ये 3 यहाँ आएगा तो 3a बराबर 2b होगा, यानी इसी को हम हटा के मिटा के लिख सकते हैं 3a बराबर कितना 2b, 3a बराबर 2b। अब यहाँ से a अनुपात अगर हम b निकालेंगे तो 2 अनुपात कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद में अगली लाइन में लिखा हुआ है कि b का भाग c के भाग का 3/4 है, b का भाग c के भाग का 3/4 है। तो बताइए c यहाँ आएगा तो यहाँ 4 यहाँ आएगा तो 4b हो जाएगा, यानी अगर यहाँ से आप b अनुपात c निकालिएगा तो कितना होगा 3/4 आएगा। आपसे पूछा गया कि बताइए a अनुपात c पूछा हम, और ऐसा सवाल हम आपको पहले भी बताए हैं वीडियो में कि जब आपसे फर्स्ट वाला पूछा जाए और लास्ट वाला रेशियो पूछा जाए तो इन दोनों को काटने का प्रयास करिए। इधर वाला इधर काटेगा और उधर वाला उधर काटेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 कट जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, इधर सिर्फ कितना बचा 2 तो 2 लिखेंगे। यही आपका आंसर होगा कि a अनुपात c का मान 1 अनुपात कितना होगा 2 होगा। इसके बनाने के और तरीके हैं, यहाँ b है, दोनों को सेम करते हैं। अब बिल्कुल सेम था, यहाँ देखिए 3 3 सेम था तो बताइए a का मान कितना था 2 था, c का मान कितना था 4 था, इसको भी आप काटते तो कितना आता 1 अनुपात 2 ही आता। किसी भी तरह से बनाइए जैसे आपका माइंड काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि 3:5 के अनुपात में P और Q 2 व्यक्तियों को विभाजित की जाना है, परंतु इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया जिससे Q को 10 रुपया की हानि हो गई। बहुत ही अच्छा सवाल है। कहा कोई निश्चित धनराशि 3:5 के अनुपात में 2 व्यक्ति में बांटना था, एक व्यक्ति P था और एक व्यक्ति Q था, मतलब उस पैसों को जो भी पैसा होगा उसको बांटना था P में और Q में। जो रेशियो दिया हुआ था वो 3 रेशियो कितना था 5 था, मतलब ये हमें बांटना था, सही तरीका यही था, सही तरीका यही था। लेकिन उसने क्या किया, कुछ व्यक्तियों का जो पैसा का जो विभाजन है वो 2:3 से कर दिया, कितना से 2:3 से। तो बांटना था ए अनुपात में, बांट दिया इस अनुपात में, तो उसने गलत कर दिया। और जब ऐसा करता है तो उसमें क्या होता है Q को 10 रुपया की हानि हो जाती है, इसको 10 रुपया का हानि हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए राशि क्या था, टोटल पैसा कितना था। अच्छा ये बताओ बाबू, चाहे सही तरीका से बांटो चाहे गलत तरीका से बांटिए, बताइए सही तरीका से बांटिएगा तो दोनों का भी पैसा मिलेगा, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों जगह पैसा समान होना चाहिए। गलत तरीका से भी बांटेंगे तो किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलेगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन पैसा तो बराबर होना चाहिए ना जोड़ करके दोनों जगह। अगर सही तरीका में देखें तो यहाँ से जोड़ते हैं तो 5 रुपया 3 रुपया 8 रुपया हो रहा, जब यहाँ से जोड़ते हैं तो 5 रुपया आ रहा। इसका मतलब जो पैसा यहाँ था वही पैसा यहाँ होना चाहिए। और अगर समान रहता तो ठीक है, लेकिन समान नहीं है तो इसको समान करिए, तो समान करने के लिए एलसीएम होता। तो 8 और 5 का एलसीएम 40, तो यहाँ 5 से गुना 40 लाने के लिए और यहाँ 8 से, अभी 5 से गुना किए हैं तो इसका फ़ायदा ही दोनों में गुना होगा। तो 5 या कितना होगा 15 होगा, 5 पचे कितना होगा 25 होगा। मतलब जब सही तरीका से हम पैसा बांट रहे थे तो P को 15 रुपया और Q को 25 रुपया, लेकिन जब गलत तरीका से बांटे तो 8 दूना 16 रुपया, P को 16 रुपया मिल गया और Q को 24 रुपया मिल गया। अच्छा ये बताइए कि किताब कहा है कि Q को 10 रुपया का हानि हुआ था, यहाँ बताइए Q को पहले 25 रुपया मिल रहा था अब 24 रुपया मिल रहा है, कितने रुपया का हानि हो रहा 1 रुपया का। किताब कहा 10 का, हम लोग कहेंगे 1 का। आपसे पूछा गया टोटल पैसा, तो टोटल पैसा यहाँ भी 40 था यहाँ भी 40 था, 40 से क्या करेंगे गुना, तो 40 दहाँ के कितना आएंगे 400, यानी उसके पास में टोटल जो पैसा थे 400 रुपया था। और ऑप्शन नंबर कहाँ है डी में दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है एक कक्षा के 40 छात्रों को औसत ऊंचाई कह रहा है कि 145 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक कक्षा में 40 गो छात्र है और उसका औसत ऊंचाई कितना है 145 सेंटीमीटर दिया हुआ। उसके बाद में कह रहा है कि इनमें से 8 छात्र जिसकी औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है और 8 छात्र है उसका औसत ऊंचाई कितना 142 सेंटीमीटर है, उस कक्षा से चले जाते हैं। मतलब ये जो कक्षा में 40 व्यक्ति था इसमें पहले यहाँ से 8 गो भाग जाता है, इसका मतलब यहाँ से ग्रुप से निकल जाता है और कितना 142 सेंटीमीटर का।
उस कक्षा से चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर 8 अन्य छात्र जिसकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है सम्मिलित हो जाता। लेकिन यहाँ से एक नया स्टूडेंट आता है और 8 गो आता है, लेकिन औसत कितना लेके आता है? तो 147 लेके आता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए सम्मिलित हो जाता है तो अब कक्षा में छात्रों का नया औसत क्या है? जरा दिमाग सोचिए कि पहले ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप में 40 व्यक्ति है जिसकी औसत ऊंचाई 145 है। अब यहाँ से कोई छोड़ करके जा रहा, 8 को जा रहा, तो 8 को औसत कितना है? 142 है। फिर उसके बाद में यहाँ से नए स्टूडेंट आ रहे हैं, 8 ही को आ रहा है, लेकिन औसत 147 लेके आ रहा है। तो जरा सोचिए कि यहाँ से फायदा होगा कि नहीं? इसको बिल्कुल होगा। अरे बाबू गया था 8 को, आया भी 8 को, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए 142 लेके गया था और लेके आ रहा है 147 रुपया, इसका मतलब फायदा होने वाला है। तो इस ग्रुप में बताइए 145 तो रहेगा ही, ये तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन जब गया तो बताइए, जब गया और जब आ रहा है तो इसमें देखिए 142 लेके गया था, 147 लेके आ रहा है, तो बताइए कितना ज़्यादा लेके आ रहा है? 5 ज़्यादा लेके आ रहा है। और ऐसे ऐसे कई गो, 8 गो गया था भी, 8 गो आएगा भी, तो 8 बचे कितना? 40 का फायदा हो रहा है। और ये 40 का जो फायदा है वो कौन बांटेगा? तो यहाँ वाला ग्रुप वाला। तो यहाँ वाला ग्रुप में कितने व्यक्ति थे? 40 व्यक्ति रहेगा। 8 को गया तो सोचिएगा कि 32 गो है, लेकिन आया तो भी, तो 40 गो का फायदा होगा। 40 में 40 कट जाएगा, 145 प्लस 1 कितना होगा? यानी अब जो नया औसत होगा 146 आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ? सी में है। चलिए अगला देखते हैं। ये सब मेथड अगर आपको लग रहा होगा नए तरीके से, तो ये देखिए सबको मैथ पढ़ाने के तरीके अलग अलग हैं। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर किसी एक टीचर से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से याद रहेंगे। लेकिन आप सभी टीचर को मिला के पढ़िएगा ना, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी इस टीचर का कभी उस टीचर का। जैसे हम किसी एक टीचर से पढ़े, उसी वही कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हाँ, पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन देख रहे हैं सब टीचर को, तो फिर बढ़िया। लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट अगर नए नए सीख गए और अगर सोचिएगा कि मतलब कि हर टीचर का समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, तो नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि हम इस टीचर से पढ़े, मेरा ही कॉन्सेप्ट अच्छा है, हम उस टीचर से पढ़े, वो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जिस टीचर से पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हुए रहेगा, आपको वही अच्छा लगेगा। कह रहा 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3/4 गुनी थी। कह रहा कि 4 वर्ष पहले जो था, 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की, एक श्याम है और एक कौन सा है? राम है। 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु का 3/4 है। इसका मतलब राम का लिखा हुआ, राम का 3/4। तो बताइए इसका मतलब राम के वैल्यू कितना है? 4 है। का जो बगल वाला होता है उसका नीचे वाला वैल्यू होता, तो राम 4 होगा तो श्याम कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद में अगली लाइन में क्या लिखा हुआ? अब से 4 वर्ष बाद श्याम की आयु। अब करा कि 4 वर्ष में बाद में करा जो श्याम की आयु है वो राम की आयु की 5/6 है। मतलब राम 6 है तो श्याम कितना है? 5 है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा। हटा देना। आपसे पूछा गया कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है। श्याम की वर्तमान आयु अगर पूछा गया तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि जब यहाँ का देखना कि यहाँ का अंतर कितना है, तो 4 साल पहले और 4 साल बाद, मतलब ये पहले है ये बाद है, तो यहाँ से जब पहले और बाद रहेगा तो अंतर जुड़ जाता है। लेकिन अगर पहले रहता तो अंतर घटता, बाद रहता तो अंतर घटता। लेकिन यहाँ एक पहले है एक बाद है, मतलब यहाँ का अंतर कितना का? 8 का रहा। अब यहाँ का अंतर निकालते हैं तो बताइए यहाँ का अंतर 3 और 2 कितना? 5 और 4 और 2 कितना? 6। मतलब बिल्कुल यहाँ अंतर दोनों जगह समान है। अगर यहाँ से देखें तो किताब कहा कि 8 का अंतर है, हम लोग निकालेंगे तो कितने का? 2 का अंतर। आपसे पूछा गया श्याम की वर्तमान आयु, कि श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो यहाँ से भी निकालिएगा श्याम का तब भी आंसर आएंगे, यहाँ से निकालेगा तब भी। अगर यहाँ से निकालेगा तो कितना से गुना? 3 से। 2 चौके 8 होंगे और 4 तिया कितना? 12। ये जो 12
वर्ष श्याम होगा वो कब होगा, 4 साल पहले का होगा। हमें वर्तमान में लाना है तो 4 जोड़ देंगे तो 12 4 कितना होगा, 16 होगा। यानी श्याम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी वर्ष है, 16 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर कहाँ सी में दिया हुआ। देखिए ऐसे सवालों में कितना एक्स मान लेते हैं, एक्स नहीं मानना, यहाँ का अंतर दिखना है कितना का हुआ, 8 का। एक पहले और एक बाद का अंतर जुड़ता है, लेकिन दोनों जगह सेम लिखा हुआ रहता बाद बाद तो वो घट जाता। 4 और 4 कितना होता, 8 होगा, यहाँ का अंतर 8 का। अब यहाँ देखना अंतर समान है कि नहीं है, तो बिल्कुल दोनों जगह अंतर समान है, तो 8 की तुलना 2 से। श्याम का निकालना तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालिएगा तो 4 साल पहले आएगा, उसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो वर्तमान हो जाएगा। लेकिन अगर ये अंतर समान नहीं रहता तो अंतर समान करने का तरीका है यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर घटा के ऊपर में गुना करते, फिर इसको नीचे गुना करते, तब अंतर समान होता। ऐसे में सवाल में आपको अगर ऐसा आएगा तब भी बताएंगे। चलिए आगे लिखा हुआ है, अगला सवाल है, कह रहा है कि सरलीकरण है तो बन जाएंगे आपको, बोडमास का है तो बन जाएंगे। अगला है 500 से छोटी वह सब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य है। मतलब आपको बताना है 500 से छोटा होना चाहिए। तो 500 से छोटा देखिए 499 भी है, 498 भी है, लेकिन उसमें भी आपको बड़ी बताना है, कि बताइए कौन सा ऐसा वो संख्या है जो आपको 6 से, 14 से और 28 से विभाज्य है, 6 से भी, 14 से भी और 28 से भी। तो ऐसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो एक भाग में तोड़िए इसको, किसको कैसे तोड़िएगा, 14 गुना 2 करेंगे तो 28, 14 तो इसमें आ चुका है, क्या 6 आया, नहीं आया। 6 लाने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूना 6 और 14 6 कितना, 84। मतलब एलसीएम कितना आ गया, 84 आ गया। अब जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करिए 84 से कितना में, 500 में। तो बताइए कितना बार में लगेगा, 6 बार में लगाइए, 6 चौके 24 और 8 6 48, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 से लगाइए, 5 चौके 20 और 8 बचे 40 और 2 कितना 42, ये 0 बचेगा और 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 1 कट जाएगा। मतलब शेषफल कितना आ गया, 80। पूरी तो नहीं कटा। तो हमें 500 से नीचे जाना है, तो जब 500 से नीचे जाना है तो जो शेषफल बचा उसी को घटा दीजिए। तो 500 में से अगर हम 80 घटाएंगे तो बताइए 500 में से अगर ये 80 नहीं रहता यहाँ पर तो कट जाता, यानी 500 में से अगर 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 420 बचेगा। कितना, 420 बचेगा, 420 बचेगा। और जो कि यही आपका आंसर होगा, 420 आपको ऑप्शन नंबर कहाँ डी में दिया हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर होंगे आपको 420 होंगे। लेकिन अगर हमें ज़्यादा बड़ा बताना रहता तो इसमें बताइए कितना और जोड़ देते हैं कि 84 से कट जाता, तो 4 जोड़ देते हैं। तो जब बड़ी से बड़ी पूछता तो 4 जोड़ते तो 504 होता। तो जब बड़ी पूछता तो इसका आंसर 504 होता, लेकिन छोटा पूछा 500 तो इसी 80 को घटा देंगे इसमें से तो 420 आएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कि क्या करें नहीं करें। चलिए आगे, अगला है अवरोही क्रम में लाने पर। देखिए इस अवरोही क्रम के तो आप बना दीजिएगा। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करके निकालेगा, सबसे आसान तरीका वही होता है। कितना पॉइंट में भागा देते हैं, जो कि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं भागा दे करके लाने में, पॉइंट में। आप तिरछा तिरछी क्रॉस गुना करके बनाइएगा, आपका अवरोही क्रम हो जाएंगे। इसके पहले तीनों वीडियो में जो पहले अपलोड किए उसमें ये प्रश्न ऐसे ऐसे आ चुके हैं। हाँ अगला है, देखते हैं अगला सवाल जो है, करा 999 पूर्णांक 1/7 प्लस 999 पूर्णांक 2/7 प्लस 999 पूर्णांक 3/7 और ऐसे डॉट करते कहाँ का है 999 पूर्णांक 6/7 तक गया। ऐसे सवालों को आपको क्या करना, 999 कॉमन कर देना। तो बताइए 999 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। तो कोई कॉमन लेता है ना तो 999 ही सिर्फ लिखता है, ऐसा नहीं है। 6 बार है तो आपको 6 गुना करना पड़ेगा तब ना सब में निकलेगा। अब बचेगा क्या, 1/7, 2/7 और डॉट करते करते कहाँ 6/7 तक बचेगा। आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखेंगे तो ये पूरा अटेगा नहीं। जैसे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यही ना आएगा। अब बताइए 7 तो एलसीएम होगा, 7 तो एलसीएम होगा, 6 से इसको गुना कर सकते हैं। 6 9 54 के 4 बाकियात में 5,
6 नंबर 54 और 5 59 होंगे, और 6 नंबर 54 और 5 कितना 59, और यहाँ पर गुना होंगे। अब यहाँ पर बताइए सबको जोड़िए, 6 5 11 4 15 और 3 18 2 20 1 21, सत्या कितना होंगे 21 होंगे, कितना 21, यानी यहाँ पर होंगे 59 94, 59 कितना 94, यहाँ पर प्लस आएगा, कितना प्लस आएगा, गुना नहीं प्लस, और प्लस कितना 3, तो 59 97, यही आपका क्या होंगे आंसर होंगे 59 97, जो कि ऑप्शन में आपको होंगे 59 97 कहाँ ए वाला में है। यहाँ पर गुना मत करिएगा, यहाँ पर प्लस करिएगा, क्योंकि 999 सब जगह से निकाल दिए 6 गोता, उसके बाद में प्लस लिखेंगे, फिर 1/7 2/7 लिख करके यहाँ से एलसीएम निकाल लें तो 3 आया, और 3 उसमें जोड़ देंगे तो 59 97 आपका क्या होगा आंसर होगा। इसमें अगर और देखना चाहते हैं तो आप सवाल बनाइएगा, अगर बनाना होगा तो कि 999 प्लस यहाँ पर कर दीजिएगा 2/7 शुरू से, फिर 999 प्लस 999 पूर्णांक 2/7 प्लस 999 पूर्णांक 3/7 प्लस 999 पूर्णांक 4/7, ऐसे डॉट करते करते कहाँ तक 999 पूर्णांक 6/7 ही तक जाइएगा, कितना, या चले जाइए 8/7 तक चल जाइए, कितना 8/7 तक, और इसको आप बना के बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएंगे, इसको सोल्व करके आप बताइएगा। वही रूल है, जो रूल है अभी लगाए वो रूल वही जो पहले लगाए वही अभी लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 से शुरू किए हैं और ये 8 तक गए, तो ऐसा 999 कितनी बार आएगा ये आप काउंट कर लीजिएगा पहले, तब नहीं तो कि ऐसा नहीं कि सर 8 बार गया तो 8 से गुना कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता। कोई एक संख्या था, कोई भी एक संख्या था और 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 आता, मतलब 119 से भागा देंगे तो उसका जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा, 7 आ रहा। तो कह रहा है उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। बताइए वह संख्या पता है जिस संख्या में पहले 119 से आप भागा दे रहे थे, क्या वो संख्या आपको पता है? नहीं पता है। तो जब ऐसा प्रश्न रहे तो जब संख्या पता नहीं रहे तो पता भी नहीं करना, जो शेषफल है उसी में आप भाग दे दीजिए डायरेक्ट। तो बताइए अगर शेष 7 बचा और 17 से भाग दीजिएगा तो क्या ये लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं 19 शेषफल 19 बचता है, कितना 19 बचता है, 19 बचता है। अब जो शेषफल बचा उसी में भागा दे दीजिए, तो 19 में अगर 17 से भागा दीजिएगा तो फिर शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। यानी अब जो शेषफल होंगे उस संख्या में भागा दीजिएगा 17 से तो उसका शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। यानी दो संख्या है, उनका योग कितना है? 75 है और उनका अंतर कितना है? 25 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। अब इस प्रश्न को सब स्टूडेंट बनाएगा, लेकिन कौन जल्दी बनाएगा ये डिपेंड करता है। जब ऐसा सवाल रहे कि दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया हो रहे तो इसमें एक बड़ी संख्या निकलती है और एक छोटी संख्या निकलती है। तो जब बड़ा संख्या निकालना रहे तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, तो 75 और 25 100 और 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा? 50। मतलब एक जो संख्या बड़ी होगा वो 50 होगा। छोटी संख्या निकालना रहेगा, दोनों को घटा के 2 से भागा तो 75 में से 25 जाएगा 50 और 2 से भागा दीजिएगा तो कितना? 25। तो एक संख्या इसका 50 आएगा और एक संख्या 25 आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का गुणनफल बताइए, तो गुना कर दीजिए। तो 25 25 कितना? 125 और एगो 0 बैठाइए तो यानी 1200 कितना होगा? 50 होगा, जबकि 1250 आपको बी ऑप्शन में है। लेकिन अब इतना हम लिखे हैं, कलम भी नहीं लगाते। अगर ये प्रश्न मेरे सामने आता है एग्जाम में कंप्यूटर पर तो क्या करते? डायरेक्ट ही दोनों को जोड़ते, मन में 100 2 से भागा देते 50, घटाते 50 2 से भागा देते 25 और वो दोनों को जोड़ने का था, घटाने का था घटाएंगे, गुना भाग जो भी कहेगा फिर लास्ट में आप कर दीजिएगा। तो ये माइंड में करना है क्योंकि जल्दी बन जाए, नहीं तो छोटे छोटे प्रश्न में अगर आप लिखने का प्रयास करिएगा तो फिर समय आपको ज़्यादा चल जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको कम से कम समय बचाने का ज़्यादा प्रयास करना है कि जल्दी कैसे बने। आपको सब चीज़ वहाँ दिमाग लगाना, माइंड भी लगाना है, पेन भी लगाना है, सब चीज़ फास्ट रहना चाहिए, तभी जाकर के पूरी प्रश्न अटेम्प्ट हो पाता है। अगला है 2.4 0.36 और 7.2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 2.4 इस सवाल में बहुत लोग फंसते हैं। 2.4
पॉइंट वाला में अगर एचसीएफ एलसीएम निकालना रहता तो बहुत लोग फंसते हैं। 0.36 और 7.2 आपसे पूछा जा रहा है कि एचसीएफ बताइए, इसका एचसीएफ क्या है, एलसीएम भी पूछ सकता है। सबसे पहले पॉइंट हटाने का प्रयास करिए। तो पॉइंट हटाएंगे तो बताइए, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद में डिजिट सब जगह समान होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, चाहे एचसीएफ पूछे या एलसीएम। पॉइंट के बाद में एक अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो क्या यहाँ 2 अंक है, क्या यहाँ 1 अंक है? समान दोनों जगह है? नहीं है। तो आपको समान कर देना। यहाँ 2 अंक है तो 1 अंक आप इसको नहीं कर सकते हैं कि सर 6 को हटा दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। जब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसका उपाय तो होंगे। हाँ बिल्कुल उपाय है। जहाँ पर 2 करना वहाँ पर 0 बैठा दीजिए, यहाँ पर भी 0 बैठा दीजिए। अब पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ भी, 2 अंक यहाँ भी और 2 अंक यहाँ भी। अब आराम से आप एचसीएफ निकालिए, नहीं तो ऐसे नहीं करिएगा ना तो आपका आंसर गलत हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 240 बटा कितना 100 आएगा, ये 36 बटा कितना 100 आएगा और 720 बटा कितना 100 आएगा। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, काटते हैं। मत काटो, इसको काटिएगा क्यों? आपसे एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, जो चीज़ पूछता है उसको अंश को वही निकालते हैं। जो चीज़ आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन वाले में, तो जो चीज़ पूछा है अंश का वही चीज़ निकालते हैं। तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन अगर एलसीएम पूछता तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न को लैंग्वेज भी पूछ देता है आपको। तो बताइए यहाँ से आपको एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। लेकिन अगर एलसीएम पूछता तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा गया बिहार एसएससी में कि एक भिन्न x बटा बाई है, तो बताइए इसका हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो x और बाई को क्या करेंगे, तो x को एचसीएफ निकालेंगे और बाई को एलसीएम निकालेंगे। इस तरह से प्रश्न पूछा। अब बताइए ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे तो 36 इसमें नहीं मिलेगा, 12 सब में मिल रहा है। देखिए मेरा माइंड तुरंत कम कर जाता है कि 12 इसका ऊपर में एचसीएफ होगा, 12 एलसीएम तो 100 होगा। अब इसको भागा दीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना होंगे 12, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नहीं तो किसी का इसका एचसीएफ निकालने में कितना का पानी पड़ जाएगा। अरे बाबू 12 या 36 कर रहे हैं तो 12 मिल रहा है ना सब जगह, 3 यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर 3 36 3 या 24, हाँ 12 दूना 24। हाँ देखिए यहाँ पर 3 नहीं आएगा क्योंकि 12 जब निकाल लेंगे तो यहाँ 20 बचेगा, तो 20 में थोड़ी ना 3 आएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा 12 और नीचे का एलसीएम 100, भागा दीजिएगा 0 पॉइंट कितना आएंगे 12 आएगा। चलिए तो इस तरह से सवाल थे, आपको बता दिए। हाँ और सवाल है आगे, और भी सवाल है। आगे कह रहा है 11 परिणामों का औसत 78 है। यदि प्रथम 5 परिणामों एवं अंतिम 7 परिणामों का औसत क्रमशः 72 और 84 है तो 5वां परिणाम क्या? ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं। 11 परिणामों का औसत 78 है, मतलब 11 परिणामों का औसत कितना है 78 है। उसके बाद में कह रहा कि प्रथम 5 परिणामों एवं अंतिम 7, पहला 5 और अंतिम 7 का जो औसत दिया हुआ है वो 72 और 84 है। कितना है 72 और 84 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका 5वां परिणाम कौन होगा। तो देखिए यहाँ से 5वां परिणाम पूछा है तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि 78 से कितना कम ज़्यादा है, तो 78 से ही 6 कम है। ये बताइए 78 से कितना 84 है तो 6 ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए 78 से ही 6 ज़्यादा है, तो बताइए 5 व्यक्ति में 6 कम है, ऐसा कितने गो 5 गो, तो यहाँ टोटल कम कितना हो जाएगा 30। 6 ज़्यादा ऐसे कै गो 7 गो, 6 7 42 प्लस में हो जाएगा। अब बताइए 42 में से 30 जाएगा कितना बचेगा प्लस 12, तो बताइए 78 तो मिलेगा 5वां का यहाँ से और प्लस 12 फायदा हो रहा है। तो बताइए जोड़ दीजिए 8 2 10 7 1 8 है कितना 9, यानी इसका आंसर कितना होंगे 90 होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला बहुत बढ़िया करा है छोटा, 7 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों को लागत मूल्य के बराबर हानि होती है तो 1 गेंद का लागत मूल्य। देखिए इसने कहा कि 17 गेंदों को, कितना के 17 गेंदों को अगर हम बेचते हैं
तो 840 रुपया में बेचने पर, मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना, तो विक्रय मूल्य जो कह रहा है 840 रुपया में, मतलब 17 गेंदों को बेचते हैं तो 840 रुपया में, तो हमें 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हमें क्या होती है, हानि हो जाता है, ये कहा गया। तो बताइए अगर एक गेंद का क्रय मूल्य अगर हम एक माने कि एक गेंद का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, तो बताइए 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना रुपया होगा, 17 रुपया होगा। अब बताइए 17 गेंद का क्रय मूल्य 17 रुपया, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया, इसका मतलब आप बेच रहे हैं कितने में, यहाँ भी तो एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया मानेंगे क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, तो यहाँ भी एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 5 गो का कितना होगा, 5 रुपया। तो बताइए यहाँ से कितना हो रहा था, यहाँ से 5 रुपया का हानि और यहाँ से 17 रुपया में खरीदे हैं, तो बताइए कि हम इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रुपया में कर रहे हैं, तो 12 रुपये में बेच रहे हैं। और एक गेंद का आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो 12 से भागा, 12×7=84 यानी 70 आएंगे एक गेंद का आपका क्या आएंगे, क्रय मूल्य आएंगे। तो एक गेंद का आपको क्रय मूल्य लागत मूल्य कितना है, तो आपको 70 रुपये होंगे, जो ऑप्शन नंबर का है बी में दिया हुआ है। ये विक्रय मूल्य नहीं आएगा, ये विक्रय मूल्य नहीं लिखेगा कि 70 रुपये विक्रय मूल्य होगा, 840 रुपये में बेचा था तो हमें एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना। तो बताइए एक गेंद का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 गो हम मान लिए कि एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 17 गो का 17 रुपया, 5 गो के बराबर हानि हो गया, तो इसका मतलब 12 गो बेचेगा, ये 12 गो इसका होगा, तो 12×7=84 यानी 70 रुपया उसका निकलेगा एक गो गेंद का। नहीं तो एक फिर मानना पड़ जाएगा आपको, फिर वही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु को 45,000 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। तो बताइए कि 45,000 में बेचे हैं, 10% के हानि पर हम बेचेंगे तो 90 रुपया, अगर हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो आपसे कह रहा कि बताइए इसे 15% के लाभ पर बेचा जाए तो कितना रुपये में बेचेगा, तो 115 से गुना कर दीजिए, इसी को काट छट करिए, 9×5=45 और 5 से गुना कर दीजिए, 5×5=25, 5 और 2 7 और 5 और 00 बैठा दीजिए, इतना आपको आंसर होंगे। और ऑप्शन में होंगे आपको कहाँ है, आपको ऑप्शन नंबर डी में है। एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं को लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उससे लाभ या हानि कितने प्रतिशत का होगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 या 15, 5 के 20, यानी क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 3 अनुपात कितना आएगा, 4। 3 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेचा, 1 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, तो बताइए लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना, 3, इसी को 33 पॉइंट कितना लिखेंगे, 3% क्या होंगे, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ, हानि मत मारिएगा। तो आपका आंसर होंगे ए नंबर में होंगे। आगे कह रहा है कि 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए इसमें कोई फॉर्मूले भी याद रखते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूले नहीं भी याद है तो आप बना सकते हैं, फॉर्मूले जल्दी याद रहते नहीं है। 3 साल का पूछा गया है और इसका रेट कितना है, 10% दिया हुआ। तो बताइए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा, पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो 10% कितना होगा, 500 यहाँ भी लगेगा, 500 यहाँ भी लगेगा, 500 यहाँ भी लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहेंगे तो यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज देगा नहीं, यहाँ देगा इस पैसा पर, तो 10% 50 रुपया। यहाँ आएंगे तो इस पर भी लगेगा, इस पर भी, इस पर भी, तो ये दोनों पर कितना रुपया, 100 रुपया, और इस पर कितना रुपया, तो 10% कितना होगा, 5 रुपया। तो बताइए SI और CI का अंतर बस यही है आपका, CI तो यही है, तो यही अंतर होगा, 100 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया, तो कितना हो जाएंगे, 155 रुपया का अंतर होंगे, यही आपका आंसर होंगे। और ऑप्शन में आपको 155 होगा, जो ऑप्शन नंबर का है डी में है। तो यहीं तक रह देते हैं और आपको लगभग बाकी जो सवाल 1-2 और है जो आपका, और एक बोर्ड मास से है वो तो बन जाएंगे, एक आपका बोर्ड मास से है वो आपको बन जाएंगे, और एक संख्या से वो भी बन जाएंगे आपसे, आसान है। हाँ देखिए एक सवाल आपसे पूछा, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य है। 2 से बड़ी और 3 से कम ऐसी कितनी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा, आपको अभाज्य संख्या पूछ रहा कि 2 से बड़ी और 30 से कम कितनी अभाज्य संख्या, तो काउंट करना पड़ेगा। 2 से बड़ी 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, इस तरह से करके आपको निकालना पड़ेगा, और 30 से छोटा होना चाहिए, ऐसे काउंट करके आपको निकाल लेना है। तो चलिए आपको जितने भी सारे आज सवाल बताए, मैं जो भी आपको सवाल बताता हूँ वो सभी सारे सवाल को आसान तरीके से मैं बनाने का प्रयास करता हूँ कि जल्दी से बाजी कैसे बने।
फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों के पास में कहीं भी आपको है, ग्रुप चैनल कहीं भी है तो आप ज़रूर शेयर कर दें।